हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कंबोज। हम लोग पढ़ रहे हैं बीए का माइनर पेपर, जो बीए BSc BCom सभी में NEP लेवल पे पढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, और ये वीडियो का नंबर है 5वां। ये 5th वीडियो है। ये क्लास 5 है। हम कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं और ये कोर्स में हमारे यूनिट 2 चल रही है। अभी तक जिसने अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके उन सब वीडियो को देख सकता है और एक प्रॉपर अपने लिए नोट्स भी बना सकता है। इसी से एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं। ओके, इसके बाद हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे कोर्स में ये CPCSEA भी है। इसका फुल फॉर्म होता है द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ये CPCSEA होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि हम जानवरों के ऊपर कोई ट्रीटमेंट करते हैं या जानवरों के ऊपर किसी दवाई का देखते हैं क्या असर होता है, तो इसको ये प्रोहिबिटेड करता है। जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण सुपरविजन के उद्देश्य के लिए समिति बनाई गई है। आप ऐसा नहीं किसी को किसी गाय पे, भैंस पे, हिरन पे या इस तरह से किसी पे भी जो है वो किसी दवाई का या किसी केमिकल का यूज करके जो है वो नहीं देख सकते या उसका टेस्ट ऐसे ही नहीं कर सकते। नहीं तो ये एक इसमें आपको कानून के विरुद्ध होगा। ये भी एक किस्म से एनवायरनमेंट बचाने के लिए और ये राइट्स के लिए, जो हमारे एनिमल्स और जानवर हैं उनके राइट्स के लिए ये कमेटी बनाई गई है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है वो क्रूरता के लिए, पशु क्रूरता के लिए या इस तरह के काम के लिए बहुत लोग क्रूरता करते हैं, और ये इस कमेटी जो है इसको प्रोहिबिटेड करती है। इस उद्देश्य से क्या कमेटी का जो भी वैज्ञानिक हो या शिक्षा शैक्षिक अनुसंधान की उन्नति के लिए जानवरों पर प्रयोगों को विनियमित रेगुलेट करता है और नियंत्रित करता है। ये विशेष परमिशन देता है कि आप किसके ऊपर कर सकते हैं, किसके ऊपर नहीं कर सकते, किस जो है वो इस रिसर्च को किस हिसाब से आप जो है कर पाएंगे, इसको तो रेगुलेट करता है। इसके अपने दिशा निर्देश तय करता है। कौन? CPCSEA ये कमेटी जो है यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोग के दौरान जानवरों को अनावश्यक दर्द ना हो। ऐसा नहीं कि कोई उससे वो बेचारे को जो है वो तड़पने लगे या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप उसको क्यों पेन दोगे भाई? आप इसको जो है वो जानवरों का भी अपना उनके अंदर भी जान होती है और वो भी वो दर्द को महसूस करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं। तो किसी दवाई या किसी उसके परीक्षण के लिए, क्योंकि क्या होता है पहले जो है परीक्षण या टेस्ट जानवरों पे ही होता है, उसके बाद मानव पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो रहेगा कि ये तड़पेगा, परेशान होगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जानवरों के लिए भी ये प्रोहिबिटेड करता है, जानवरों के राइट्स के लिए है। तो उनको दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, ये भी ये सुनिश्चित करता है। जब भी संभव हो तो पशु प्रयोग के विकल्पों को बढ़ावा देना। इसका मतलब जो हम टेस्ट करते हैं अगर किसी दवाई का या किसी रिसर्च के लिए, एजुकेशनल रिसर्च के लिए, तो उसमें जो है कोशिश की जाए कि किसी जीव को उसमें शामिल ना किया जाए और ऐसे ही किसी तरह से उसके हम प्रयोग करके देख सकें। ओके, तो ये हो गया इसमें। इसके बाद प्रयोगों में जानवरों की देखभाल और उपयोग के लिए दिशा निर्देश भी है और स्टैंडर्ड भी स्थापित भी करता है और उसको लागू भी करता है। वर्तमान में इसमें 19 सदस्य हैं। किसमें? इस कमेटी में। और OP चौधरी अध्यक्ष हैं। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यदि इस तरह कोई टेस्ट कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, तो हो सकता है कोई इस कमेटी में अपना जो है वो उनकी शिकायत कर दे, तो ये उसके ऊपर कार्रवाई कानूनी हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर आता है आपका माइनर का। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपके जो है एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2-3 लाइन में लिखने के लिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जो कमेटी का क्वेश्चन आएगा या तो ये वेरी शॉर्ट में आएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, कब स्थापना हुई ये पूछ सकता है, या इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका लगभग 200 शब्द लिखने के लिए। तो इतना ये इस कमेटी के लिए बहुत है कि आप इसको इतना तैयार कर ले। कमेटी की फुल फॉर्म क्या है, कमेटी किस सन में ये स्थापित हुई है और इसके उद्देश्य क्या है। सीधी सी बात है कि जानवरों पर हम किसी अनुसंधान के लिए, कोई प्रयोग के लिए, ताकि उनको दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, तो ये उसको प्रोहिबिटेड करता है, उसको रोकता है। अदरवाइज
उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एक टॉपिक हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे आपका गृह मंत्रालय हो गया, आपका रक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक। इसी तरह आपका हेल्थ मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया। इसी तरह आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया। इसी तरह आपका जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गया, विदेश मंत्रालय बोलते हैं इसको। तो ये भी आपके इस टॉपिक में एनवायरनमेंट के एक परिवार और कल्याण मंत्रालय है। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा तैयार करते हैं ताकि एग्जाम में अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो उसको हम लिख सकें। इसमें एक तो ये होता है कि ये क्या होता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या क्या करता है, ठीक। इसके बाद ये कौन कौन सी योजनाएं चलाता है। हो सकता है 2 लाइन या 10 लाइन में लिखने के लिए इसकी योजना भी आ जाए, तो कुछ योजनाएं मैं मोटा मोटा लिख दिया हूँ इसमें। तो पहली बात, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का ये मंत्रालय है। भारत में जो भी हेल्थ पॉलिसी बनेगी उसका ये प्रभारी है। परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए सभी कार्यक्रम जो भी सरकार जारी करती है ये इसी के तहत करती है। इसके जो मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में कैबिनेट रैंक रखते हैं और वर्तमान मंत्री मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया है। तो कैबिनेट मिनिस्टर इसका जो चीफ होता है, और उसके नीचे फिर जो है ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही काम करते हैं। तो क्या करता है, स्वास्थ्य का मुद्दा रखता है, किसका, जन स्वास्थ्य का, लोगों के स्वास्थ्य का। जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं गांव में खुले रहते हैं, वो भी आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत रहता है। एक होता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये भी इसी के अंडर काम करता है, छोटे मोटे कस्बों में रहते हैं ये। और एक ये रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, भी आपने सुना होगा, ठीक। तो इनकी सबकी गाइडलाइंस तैयार करना और इसके तहत जन स्वास्थ्य को, लोगों के स्वास्थ्य को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना कौन करता है, हेल्थ मिनिस्ट्री करता है। आयुर्वेद से संबंधित योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक विभाग में ये मंत्रालय अलग अलग तरह से काम करता है। कुछ योजनाएं चलाई हैं इसने, हजारों योजनाएं चलाई हैं, कुछ नाम लिख दिया हूँ। जैसे जननी सुरक्षा योजना 2005 में चलाई है। ये क्या करती है, ये किससे संबंधित थी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित बच्चे की डिलीवरी कर सके। मिशन इंद्रधनुष 2014 में चला है। इसका मतलब था कि ये बच्चों में जो रोग फैलते हैं, एक दूसरे संक्रामक रोग जो फैलते हैं उनको कवर करना था। दवाई प्रोवाइड कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। PM सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी आपका संबंधित था, ताकि जो है वो सुरक्षित डिलीवरी हो, और उससे जच्चा बच्चा से संबंधित योजना थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी एक शिशु जैसे जो है छोटे बच्चों की मौत हो जाती है पैदा होते ही या कुछ दिनों बाद, उसको सही करना। पोषण अभियान, ताकि बच्चों में जो है पोषण ये आपका सही तरीके से जो है वो अपना विभिन्न विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स इनके तहत ये पोषित हो सके। ऐसे ही जो है नेशनल हेल्थ मिशन है, लोगों की हेल्थ रूरल में एरिया में भी, और आपका इसमें अर्बन एरिया में भी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसमें क्षेत्र इसको जो है ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाना। हॉस्पिटल में क्या होता है आपको पता ही है, वो अपना दवाई के थ्रू, विभिन्न जांचों के थ्रू, इस तरह से जो है वो लोगों की हेल्थ को सही करने की कोशिश करते हैं। आयुष्मान भारत योजना, ये भी आपको पता है, इलाज देते हैं 5 लाख रुपए, ताकि आप इलाज करा ले कहीं। बहुत लोग यूज करते हैं इसका, कार्ड भी बनवा लेते हैं आयुष्मान कार्ड, ताकि ये 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकार उसका वहन करेगी। ये आपका हेल्थ मिनिस्ट्री होगा। कोई योजना अच्छी हो तो उसको तैयार कर सकते हैं, और इसमें जो है इसमें पेपर में ये आ भी सकती है। एक आपका सिलेबस में है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये सब चीज़ें जो हैं वो हेल्थ, आप इसका पेपर का नाम ही है, इस पेपर का नाम है एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस, चुनौतियाँ, क्या समस्याएं हैं पब्लिक हेल्थ में, हेल्थ किसे कहते हैं, पब्लिक किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, ठीक। ये बता दें हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है, चाहे इसमें जैविक घटक शामिल हैं, चाहे मतलब जीवित घटक शामिल हैं, चाहे अजैविक घटक शामिल हैं, इनको मिला के पर्यावरण बनता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, आदमी, जानवर, ये सब जीवित घटक हैं। अजैविक घटक क्या है, धूप हो गई, हवा, पानी, मिट्टी, और आपका मिनरल्स, खनिज लवण। इसके बाद ये आपका
इसमें विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, रॉक्स, चट्टाने, सब अजैविक घटक हैं। एंड पब्लिक किसे कहते हैं? जो सामान्य जनता है उसको पब्लिक कहते हैं। हेल्थ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, हेल्थ को कैसे ठीक करना। हेल्थ में भी 3 चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा लेते हैं, नंबर 1 इसमें शामिल होता है आपका शारीरिक हेल्थ, शरीर से आप फिट हैं। नंबर 2 इसमें शामिल होता है मानसिक हेल्थ, आपका दिमाग भी सही से काम कर रहा है, मानसिक आप बैलेंस हैं। और तीसरी चीज़ इसमें होती है सामाजिक हेल्थ। ऐसा नहीं किसी के साथ लड़ते फिरते ही घूम रहे हैं चारों तरफ, बाहर गए तो बाहर लड़ने लगे, पड़ोस में लड़ने लगे, स्कूल में गए वहाँ लड़ने लगे, नौकरी लगी वहाँ लड़ने लगे। तो सारी चीज़ें अगर बैलेंस है तो आप एक हेल्दी आदमी हैं, ठीक। लेकिन बेसिकली हम किससे लेते हैं हेल्थ का संबंध? ये स्थिति ये है कि हेल्थ का संबंध हम केवल शारीरिक हेल्थ से लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। शारीरिक भी है, मानसिक भी है और सामाजिक भी है। तो ये पेपर है, तो इससे संबंधित चाहे एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ टॉपिक होंगे, कुछ पब्लिक और के हेल्थ से संबंधित टॉपिक होंगे। तो पब्लिक हेल्थ का ध्यान कौन रखता है? मैंने बताया हेल्थ मिनिस्ट्री। इसी में आगे के क्रम में जो है ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। कहाँ कब इसे स्थापित हुई? 1883 में, ठीक। किसके लिए है? वही आपका जो है जैव विविधता अनुसंधान, बायोडाइवर्सिटी को बना के रखना, एनवायरनमेंट के लिए समर्पित है। क्या चीज़ है? सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी है। आप भी अच्छा काम कर सकते हैं एक NGO बना करके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था। आप भी, ये भी इसी तरह से गैर सरकारी संस्था है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको आपका जो है अनुदान मिलता है। किससे? सरकार से अनुदान भी देती है जब आप अच्छा काम करते हैं। सरकार, अगर आप पब्लिक का काम कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट तो सब पब्लिक के लिए है, ठीक। तो ये है वर्ल्ड के लिए है, सभी देशों के लिए होता है ये काम। तो ये किसके तहत काम करती है? पैसा अनुदान मिलता है इससे, दान मिलता है इससे, चाहे कोई व्यक्ति देता है, चाहे कोई देश देता है, चाहे अपनी सरकारें देती हैं। बहुत सारी रिसर्च करती है, किसके लिए? पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये जनरल भी प्रकाशित करती है, किससे संबंधित? पर्यावरण से संबंधित। ये जनरल क्या होता है? एक मैगजीन टाइप होता है, ताकि लोगों में, मैगजीन भी तो पढ़ते हैं, उससे भी आपकी जागरूकता आती है, सरकार भी जागरूक होती है। कौन लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं इससे? सलीम अली और रिप्ले, बहुत प्रकृतिवादी से जुड़े रहे हैं। सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। एक मूवी आई थी, अगर आपने देखा होगा, रॉबर्ट, ये 2, रजनीकांत की और अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार का इसका रोल इसमें थोड़ा सलीम अली से रिलेटेड था, क्योंकि वो पक्षी वैज्ञानिक था। अब देखो आपने, पर्यावरण खराब होता है तो हमारी चिड़िया गायब हो चुकी है, कौवे भी गायब हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाज और चील और ये भी सब, इनकी भी संख्या बहुत कम हो चुकी है। जबकि हमारे पर्यावरण को स्टेबिलिटी के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसमें क्या क्या किसने काम किए, ये है तो बहुत बड़ा इसका, लेकिन हमें क्या करना है फिर वही कि हमें कुछ कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये अगर सोसाइटी में आता है ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी टॉपिक को देख करके ये पता चल जाता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मतलब ये 2 लाइन में आएगा, या 10 लाइन में आएगा, या 20 लाइन में इसको लिखना रहेगा। उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं, उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं। इसकी पहले क्या इनिशिएटिव क्या लिए, क्या शुरू किया? राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव, इस पक्षी से संबंधित उत्सव उसने शुरू किया। हमारे पर्यावरण में ड्रैगन फ्लाई द्वारा निभाई गई अभिन्न भूमिका के बारे में जनता की सूचित करने के लिए उत्सव की शुरुआत की गई। एशियाई के जल पक्षियों की जनगणना की, बहुत सारे शिक्षा कार्यक्रम ये चलाता है। इतना बहुत है इसके लिए। अब इसके बाद है मानवों का और वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ का संघर्ष, टकराव। आपने, मैं इसका क्रक्स बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है कि जब आप पर्यावरण का नुकसान होगा, उनके आवास टूटेंगे, तो चाहे देखा होगा आपने हाथी, या चाहे शेर, बाघ, चीता, हिरन या नील गाय, ये क्या होगा? ये आपको देखा गया तो किसी गांव में घुस गए या शहर में घुस गए। जब शहर में घुस गए तो उनके साथ आपस में टकराव होता है। कुछ लोग, आदमी जो है हिरन को मार देते हैं, कभी कोई शेर या चीता या बाघ, ये कोई घुस गया किसी गांव में या शहर में, तो पता चला इसने बहुत लोगों को मार दिया, बहुत लोगों को खा लिया। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, इनके आवास टूट रहे हैं, इनको विचरण करने की जगह नहीं है, इनको शिकार मिल नहीं पा रहा है। तो
तो ये फिर इनका जंगल का क्षेत्र सिमटता जा रहा है। तो एक ये टकराव को किसके साथ, आदमी मानव के साथ टकराव को जन्म देगा, यही मानव जीव वन्य जीव संघर्ष कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं इसमें, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इनको तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छा ये रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ दिया हुआ है उसी हिसाब से हमको तैयार करना है। अब इसको हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे माने वन्य जीव संघर्ष, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम 500 लाइंस में तैयार कर लेते हैं। 500 लाइंस में तैयार करेंगे तो हमें ये जो है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, चाहे ये 2 लाइन में क्वेश्चन आए, चाहे ये 10 लाइन में क्वेश्चन आए। अब हमको ऐसा नहीं है, अगर हम जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री में आपको पढ़ाने लगा तो पता चला 10 वीडियो उसी में बन जाएगा, पता चला उसी में 10,000 लाइन लिखवा दी, लेकिन हमको नहीं करना है। जिस हिसाब जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जितना हमारा क्वेश्चन आ सकता है उसी हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे। हम इसमें 300 से 400 लाइन तैयार मैक्सिमम करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर 2 लाइन में आता है लिखना कि मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है, तो पर्यावरण को नुकसान होते हुए इनके आवास, किनके, वन्य जीव के आवास सिमट रहे हैं, तो ये मानव बस्तियों की तरफ जा रहे हैं। मानव बस्तियों की तरफ जा रहे हैं तो इनमें मानव और इन आपस में टकराव होता है, संघर्ष होता है। कभी मानव जो है वन्य जीव को मार देते हैं, कभी वन्य जीव मानव को मारते हैं। तो ये इसका मोटा मोटा कंसेप्ट है। आगे इसमें पढ़ लेते हैं विकास की चाह, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, जंगलों को काटेंगे, पता चला हमने वहाँ पे बस्ती बसा ली, पता चला हमने सिटी बसा लिया, पता चला हमने उद्योग लगा दिया। इसके चाह के कारण वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष बढ़ रही है, जिसके कारण इस संघर्ष ने बहुत सारी प्रजातियों के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। ठीक, मानव के इसी अतिक्रामक व्यवहार से पृथ्वी पर जैव संतुलन बढ़ रहा है। हमें पता है कि डाइवर्सिटी जो है वो इम्बैलेंस हो रही है, कुछ लोग विलुप्त हो चुके हैं, कुछ पशु विलुप्त हो चुके हैं, पेड़ों पौधों की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ पक्षी भी विलुप्त हो चुके हैं। सबसे अच्छा उदाहरण चिड़िया देख लो, पहले गांव में चिड़िया दिखती थी, अब नहीं दिखती। ठीक, ये बायोडाइवर्सिटी का इम्बैलेंस बढ़ रहा है। मन वन्य जीव वाइल्ड लाइफ अपने प्राकृतिक पर्यावास की तरफ स्वयं रुख करते हैं, लेकिन एक जंगल से दूसरे जंगल तक पलायन के दौरान वन्य जीवों का आबादी क्षेत्र में पहुंचना स्वाभाविक है। पता चला यहाँ ये पूरा जंगल है, मानव ने बस्ती बसा ली, इधर जंगल रह गया, इधर जंगल रह गया। अब इसको क्रॉस करेंगे तो सीधी सी बात है, इनको इतना तो पता नहीं है कि भाई इधर कहाँ से घुसना है, और ये टकराव होता है इसमें। मानव एवं वन्य जीवों के बीच संघर्ष का ही मूल कारण है। क्या कारण है? क्योंकि इनके जंगल कम हो रहे हैं, इनके प्राकृतिक आवास जो हैं वो सिमट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। किसके कारण? विकास आदमी कर रहा है। बहुत सारी जो है आपका वो कहते हैं ना, उसको शहरीकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या लोगों की बढ़ रही हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, नए उद्योग धंधे लगा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उनका टकराव बढ़ रहा है मानव के साथ। तो मानव और तथा वन्य जीवों के बीच होने वाले किसी भी तरह के संपर्क की वजह से मनुष्य, वन्य जीवों, समाज, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक जीवन, वन्य जीव संरक्षण या पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव मानव वन्य जीवन संघर्ष की श्रेणी में आता है। कह रहा है कि कोई भी संपर्क अगर उनका होता है मनुष्यों में, वन्य जीवों या किसी समाज में, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जो भी पड़ता है ये किसकी श्रेणी में आता है? संघर्ष। आप जितना बताया उतना इसको पढ़ ले। विकास की चाह में, शहरीकरण में, जनसंख्या बढ़ने के कारण जब उनका, किसका, वन्य जीव का, जब प्राकृतिक आवास नष्ट होता है, जंगल सिमट रहे हैं, उनके आवास सिमट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो जब भी वो आपस में मानव बस्ती की तरफ वन्य जीव आते हैं तो इसी को मानव वन्य जीव टकराव कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, जिसमें कभी मानव मर जाता है, कभी वाइल्ड लाइफ का कोई भी मर जाता है। ठीक, कारण क्या है? कारण भी मैं बता चुका हूँ। क्या कारण है? मानव जनित तथा प्राकृतिक परिस्थितियां वन्य जीव को मानव पर आक्रमण करने के लिए विवश करती है। भाई प्राकृतिक परिस्थिति ऐसी होगी, आवास खत्म हो गए, कम हो गए, जंगल कट रहे हैं, तो सीधा सा बस्ती में घुसे हूँ। किसी का पता चला बच्चा उठा लिया, किसी की बकरी उठा ली, किसी का गाय का बच्चिया उठा लिया, तो अब वो उठाएंगे तो आदमी देखेगा, आदमी इनके पीछे डंडा लेके भागेगा या गोली मारेगा या पकड़ने की कोशिश करेगा। ये इसके ऊपर अटैक करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब कभी जब जंगल बहुतायत में थे तब मानव और वन्यजीव दोनों दोनों अपनी सीमाओं में सुरक्षित रहते थे। जब जंगल थे आते ही नहीं थे बाहर, बहुत कम रेयर केस में आते थे। लेकिन समय अब बदल गया, आबादी भी बढ़ गई और फिर वनों का अंधाधुंध विनाश होने लगा, वन कटने लगे, पेड़ पौधे कटने लगे, इसका परिणाम भी सामने आया। ठीक,
अब कभी न खत्म होने वाला मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष का सिलसिला चल पड़ा। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं, अनेक आवश्यकताएं होंगी तो जंगलों को काटेगा, इंडस्ट्री लगाएगा। मेन क्रक्स यही है, हम विकास करना चाहते हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जंगल कटेंगे, जंगल कटेंगे तो वहाँ के जंगली जीव हैं वो कहीं ना कहीं मानव बस्तियों की तरफ आएंगे, टकराट होगा। कहीं टूरिज्म बढ़ रहा है, आपने देखा होगा पहाड़ों पे इतना टूरिज्म बढ़ रहा है, पहाड़ों में जो जंगली जीव रहते थे वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फिर आपको पता चला हाथी बस्ती में घुस गया, शेर कोई बस्ती में घुस गया, चीता कोई बस्ती में घुस गया, हिरन कोई बस्ती में घुस गया, नीलगाय पता चला आ गया, किसी के ऊपर अटैक कर दिया। कृषि का विस्तार भी है, जमीन हमें ज़्यादा चाहिए, आबादी बढ़ रही है, बढ़ती आबादी, जमीन ज़्यादा चाहिए, फसल ज़्यादा चाहिए, कुछ लालच भी हमको है कि जंगल को साफ कर लो, उसको भी हम। आपने देखा होगा पहले नदी किनारे बहुत खाली ज़मीन पड़ी रहती थी, अब लोगों ने इस नदी को काट काट के अपने खेत बना लिए, नदी ही गायब कर दी यहाँ बीच में से। ठीक, तो ये लालच है। कृषि का विस्तार करना चाहते हैं, आबादी बढ़ रही है, फसलों की ज़्यादा ज़रूरत है, शहरीकरण है, नया नया शहर बस जा रहा है, छोटे छोटे गाँव शहर बन जा रहे हैं, कस्बे बन जा रहे हैं, औद्योगिकरण है, उद्योग लगा रहे हैं, पशु धन पशुओं को पाल रहे हैं तो उसके लिए भी कृषि का विस्तार होता है। घास पता चला नदी किनारे घास ही उसे बुआई कर ली, अपने खेत से जुड़ता हुआ। किसी का 5 बीघा खेत है, नदी के पास पड़ा है, पता चला उसे लगा कि नदी में पानी कम आता है तो और उसने कब्जा कर लिया यहाँ। विभिन्न मानव की आवश्यकता के लिए वन को काटते हैं, चराई करते हैं, चराना, गाय भैंस को घास काट के लाना। वनों के स्वरूप में बदलाव हो रहा है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आपने देखा होगा डैम बना लिया, अब डैम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वन काटने पड़ेंगे, डैम का पानी इकट्ठा होता है। ठीक, तो ये कारण हैं जो कि, और ये क्लाइमेट चेंज ने भी वन्य जीवों को प्रभावित किया है। अब कैसे भाई इसको रोका जा सकता है? पर्यावरण का विकास जो गतिविधियां करते हैं, राज्य सरकारों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वन कर्मचारी और पुलिस को प्रशिक्षित किया जाए। ठीक, ताकि ये टकराव रुक सके। भाई हमें प्रशिक्षण मिलना चाहिए कर्मचारियों को और पुलिस को, ताकि वो इस तरह से जो है कार्य करे, ताकि वन इसमें टकराव आपस में ना हो या बस्तियों की तरफ ना जाए, और कोई जाए उसको रोक करके और उसको किसी भी तरह जो है वापस वन में छोड़ा जाए। मनुष्य और वन्य जीव हमलों को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास दीवारों तथा सोलर फेंस का निर्माण भी किया जा सकता है। जो बस्ती है उसके आसपास जो है आप दीवार का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो वो कोशिश होगी कि वो अंदर ना घुसे। मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष के इस दौर में वन्य जीव अभ्यारण्यों और पार्कों के आसपास रहने वाले लोगों को सच संबंध में जागरूक किया जाए। भाई कोई जीव अगर वन्य जीव जानवर वाइल्ड लाइफ अगर घुस भी जाता है तो उसके साथ सही किया जाए कि उसको वापस छोड़ के आया जाए। बहुत सारे क्या होते हैं कि उसको कुछ भी उनको दिखा तो पता चला उसको मार दिया, सांप दिखा उसको मार दिया, सांप लिया आप उसको वन में छोड़ आओ वापस उसकी जगह जा करके। रेडियो कॉलर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी तकनीक की मदद से शेर, बाघ, हाथी आदि का ध्यान रखना, मतलब बड़े जो हैं सरकार कर भी रही है, इनको पकड़ के किसी तरह इनको बेहोश करके इनके गले में पट्टा डाल दिया। और वो कैसी है, वो कॉलर ऐसा है कि उससे पता चलता रहता है, जीपीएस लगा रहता है उसमें कि ये कहाँ है इस समय, कहाँ मूवमेंट कर रहा है, किधर जा रहा है। तो उस हिसाब से उसको कोशिश की जाती है जब इधर आता है आप बस्ती में तो उसको रोका जा सकता है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वन के पास रह रहे हैं या नेशनल पार्क के पास लोग रह रहे हैं या बायोस्फीयर रिजर्व के पास रह रहे हैं, जब उनको प्रशिक्षण और जागरूकता मिलेगी तो वो उस हिसाब से जागरूक रहेंगे ताकि टकराव कम से कम हो सके। जो भी कानून बने हैं उनका पालन किया जाए। ठीक, सहयोग किया जाए आपस में समुदाय का, संरक्षण क्षेत्रों का जहाँ वो जो है कंजर्वेशन हो सके किसका, इनका वाइल्ड लाइफ का, इसका विस्तार किया जाए। मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिनको कानून बना करके इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते, इसके अंदर आप चराई नहीं कर सकते, इसके अंदर आप घुस नहीं सकते, इसके अंदर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, इसका विस्तार किया जाए और नेशनल पार्क बढ़ाए जाए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बढ़ाई जाए, कानून को मजबूत किया जाए। अगर कोई गलत कार्य करता है इनके साथ या ये आप इनको मारता है वाइल्ड लाइफ को तो इसको क्या किया जाए, कानून बना करके इसको रोका जाए। अवैध शिकार ना करे, बहुत सारे लोग इनका टकराव इसलिए भी होता है क्योंकि ये शिकार करके इनके दांत, इनकी खाल, इनकी फर, ये सब चीज़ें बेचते हैं, इनको मारते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लोभ लालच पे अंकुश रखें, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। भाई जनसंख्या नियंत्रित होगी तो कम ज़रूरत पड़ेगी हमें,
कम ज़रूरत पड़ेगी हमें तो हम हमारा जो है हमें ना घरों की ज़रूरत उतनी पड़ेगी, नहीं तो हम फिर जंगल काट के तो बनाएंगे घर भी, कॉलोनी भी, आवास भी। ठीक। और हमारा जो है सस्टेनेबल, सबसे बड़ी बात है कि सस्टेनेबल, ये याद रखना बहुत अच्छा शब्द है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब ऐसा डेवलपमेंट और ऐसा विकास करें कि हम अगली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ के जाएं। ठीक। अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को भी पर्यावरण जो है वो सही से मिले, बैलेंस में मिले। नहीं तो लोग कहते हैं कि कुछ दिनों बाद तो सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, उसी से सांस लेंगे लोग, क्योंकि पोल्यूशन इतना हो जाएगा। तो हम अपने लोभ लालच के लिए इतने उद्योग, इतने धंधे इतना ना लगाएं, या इस तरह से कार्य करें कि अगर उद्योग धंधे भी लगाएं ताकि आप जो है पोल्यूशन कम से कम हो। अब देखो क्या प्रावधान है कानूनी या वैधानिक। वन्य जीव के संरक्षण हेतु भारत के संविधान के 48 और 51 में प्रावधान है। कहा गया कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे। इन प्रावधानों में भारत में संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में वन वन है, ये राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है, ये भी है। चलो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि नेशनल पार्क हमने बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया था यूनेस्को ने बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सरकार ने बनाई है। तो ये चीज़ देखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इन सब में अंतर बताया था मैं। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख ले। कानून ये भी पास मैंने बताया था 1972 का, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक्ट पास कर रखा है हमने। ठीक। तो इस एक्ट में जो है इन जीवों के, ताकि किस तरह कंजर्वेशन हो, किस तरह हम इसका प्रोटेक्शन करें, ये हम बात करते हैं। उनके आवास को कैसा उनका मैनेजमेंट करें, उनके आवास कम से कम जो है वो उजड़ जाए, ना उजड़े या ख़राब ना हो या ख़त्म ना हो, चाहे पौधे हों, जंगली जानवर हो या उनसे बने उत्पादों के अगर कोई व्यापार है तो इसमें भी इसी एक्ट में इसको रेगुलेट, कंट्रोल किया गया है। ये इसमें आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को मेरे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे से जुड़े रहें, और मैं आपको ये पूरा कोर्स कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द